अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आइए शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे एंकर साहब जरा सीरियस हैं, बल्कि यूं कह लें कि गुस्से में हैं। अभी जब ये इधर स्टूडियो में दाखिल हुए तो इनको दरवाजे में ठुड्डा बजा, उसके बाद इन्होंने गुस्से में दूसरा ठुड्डा खुद मार दिया। पहले तो मैंने समझा कि शायद इनकी कोई टिबरी ढिल्ली हो गई है, मगर यूं ही इनका ध्यान मेरी तरफ पड़ा तो इन्होंने जोर से किया। मैं समझ गया नहीं, टिबरी अभी इनकी टैट ही है। मैंने पूछने की कोशिश की कि जनाब क्या हुआ है। वो एक लंबी तफसील है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा। क्या क्या बात हुई है सर? हुआ ये है, मुझसे पूछो क्या हुआ। हाँ जी, क्या हुआ? हुआ ये है कि उसी स्पॉट पे जहाँ पे इनको ठुड्डा बजा, जिसे आप ठुड्डा स्पॉट कह सकते हैं, वहां पे मैंने पूछने की कोशिश की तो कहते हैं कि भाई पर हट जाओ, आज मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है। फिर इधर बैठ के इधर आके इन्होंने शो से पहले जो गुफ्तगू की है वो आपको गोशगुजार करता हूँ। जी जी। कहते हैं कि देखो यार, शाहरुख खान अमेरिका एयरपोर्ट पे रोका गया है, पकड़ा गया है और 2 घंटे बाद उन्होंने छोड़ दिया है, जिस पे अब जो इंडिया है वो कह रहा है कि माफी मांगे अमेरिका, और अमेरिका वालों ने माफी मांग ली है, जिस पे उन्होंने माफी पे भी इनकार कर दिया है। ये उनके लिए तो फख्र की बात है, मगर हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। क्यों? मैंने कहा जी हमारे लिए क्यों शर्मिंदगी की बात है जी? Exactly. शाहरुख खान को हमारी फिल्म में काम कर रहा था। सही। कहते हैं तुम नहीं समझते, और मुझे चूंकि ये जाहिल समझते हैं इसलिए मैं ये कोशिश भी नहीं करता कि समझा ही दें भाई जी। मैं जाहिल नहीं समझता, मैंने तुम्हें समझाने की मकदूर भर कोशिश की है सरकार। आपको यार तुम क्यों हमें गुस्से में आए हुए हो? जब एक्टर उनका है वो पकड़ा गया है, उन्होंने चलो उस पे उसको कहा है अमेरिका को कि माफी मांगो, उन्होंने मांग ली है। ओ भाई, इसमें सीधी उनकी तो सीधी चलो बात है। फख्र की बात हो गई, उनके हमारी लिए शर्म। फख्र की भी बात है, पूरी हिंदुस्तानी कौम के लिए फख्र की बात है, और उनके लिए ये खुशी की बात भी है कि उन्होंने दुनिया की जो सबसे बड़ी सुपर पावर है उसको घुटने टेकने पर मजबूर किया है। उसने माफी मांगी है कि उन्होंने उनके जो हीरो है, अदाकार है, उसको 2 घंटे तक डिटेन किया। डिटेन भी क्या किया है, पूछगिछ के लिए रोका है, और उस पर अमेरिका ने माफी मांगी है और हिंदुस्तानी हुकूमत ने वो माफी देने से भी इनकार कर दिया। और हिंदुस्तानी हुकूमत ने अमेरिका में मौजूद अपने सफीर को हिदायत की है कि वो हाईएस्ट लेवल पर इस मसले को उठाएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि मुस्तकबिल में दोबारा ऐसा कोई वाक़या ना पेश आए। ये बात हिंदुस्तानी कौम के लिए काबिल फ़ख्र हो सकती है, लेकिन ऐसे बहुत से लम्हात आते हैं, ऐसे बहुत से फैसले होते हैं जो एक कौम के लिए, एक मुल्क के लिए काबिल फ़ख्र होते हैं, लेकिन उसी लम्हे दूसरी कौम के लिए बाइस शर्मिंदगी भी होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये शाहरुख खान के साथ जो कुछ आज हुआ है और जिस तरह अमेरिकन गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया है उस पर, और उसके जवाब में हिंदुस्तानी हुकूमत ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए काबिल फ़ख्र है, लेकिन हमारे लिए ये शर्मिंदगी का बायस है। हमारे लिए क्यों शर्मिंदगी का बायस है? भाई यही बात तो मैं तुम्हें 1.5 घंटे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे शर्मिंदगी का एहसास इसलिए हो रहा है पाकिस्तानी होने की हैसियत से आज, कि मतलब हर 1.5 माह बाद, 2 माह बाद हमारे साथ अमेरिका ही के हाथों कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है जो आज जो शाहरुख खान के साथ जो कुछ हुआ है उन वाकयात की शिद्दत इस वाकये से कम 100 गुना ज्यादा होती है। और हम अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं कि खुदा के लिए एक फॉर्मल किस्म की माफी हमसे मांग ले, 2 लफ्ज झूठे बोल दें ताकि हम अपने अवाम को पैसिफाई कर सके। लेकिन अमेरिका बहादुर साफ इनकार कर देता है। सलाला वाला वाकया भूल गए हो यार। और आज हम हाथ जोड़ जोड़ के अमेरिकी हुकूमत से कह रहे हैं कि आप झूठा वादा ही कर लें कि हम ड्रोन हमले नहीं करेंगे ताकि हम अपने अवाम को एक लॉलीपॉप तो दे सके, लेकिन अमेरिका ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी हम अमेरिका से कहते हैं कि यार हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं कि तो हमसे माफी मांगो। माफी मांग लो, लेकिन वो रस्मी तौर पर भी माफी के 2 बोल बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैं ये कहता हूं ना कि एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आज ये सोचने पर मजबूर है कि शाहरुख खान के साथ जो कुछ वाकया हुआ है ये एक मुल्क के लिए बाइस फख्र है, लेकिन दूसरे के लिए बाइस शर्मिंदगी है। और ये सिर्फ, मेरी बात सुन लो पहले, और ये सिर्फ यानी ये कह देना कि जनाब हुकूमतों का रवैया ऐसा होता है, ये हुकूमतों के लिए बाइस फख्र या बाइस शर्मिंदगी है। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम के लिए बाइस फख्र या बाइस शर्मिंदगी है, क्योंकि कौम बहसीयत मजबूरी मिलकर ही पूरे अपने हुक्मरानों को इलेक्ट करती है ना। यार ये हुकूमतों का या कौम का मामला नहीं होता, मुल्क का मसला होता है। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, 1.25 अरब की आबादी है उसकी, उसका एक प्रेशर है। हमारा मुल्क छोटा सा है, उस हिसाब से बात करो ना। मेरी बात सुन लो, मुझे भी
तो बात कर रहे तो मैं सिर्फ ये चलो एक हद तक ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार हूं कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी इकोनॉमी है, वो बहुत बड़ी दिफाई कुव्वत भी हो सकता है, अमेरिका के उसके साथ ज्यादा मफादात भी वाबस्ता है, लेकिन दूसरी तरफ तुम पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उससे तो इनकार नहीं कर सकते ना। वो तो हिंदुस्तान की निस्बत कम से कम 100 गुना ज्यादा है, और मौजूदा हालात में तो है ना, मुस्तकबिल में होगी या नहीं होगी दूसरी बात है। लेकिन ये बात भी मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं करता कि ये जो मुल्क छोटा या बड़ा होना वो इस बात का तयन करता है कि किसी मुल्क की ईगो क्या है। देखो मैं तुम्हें पहले भी गालबन एक बार तुम्हें इसकी मिसाल दे चुका हूं, और इस तरह की कोई एक मिसाल नहीं है, यानी तुम मुल्कों की तारीख उठा के देखो, ऐसे तुम्हें सैकड़ों वाकयात मिलेंगे कि इंतहाई छोटे मुल्कों ने बड़े मुल्कों के सामने जब उनकी इज्जत पर हर्फ आया है, जब उनकी ईगो को चैलेंज किया गया तो वो तन के खड़े हो गए। मिकाओ यार कितना बड़ा मुल्क है, अपने मेरा ख्याल लाहौर से भी छोटा मुल्क होगा। मिकाओ मुल्क नहीं है, तोता होता है। और सुनो मेरी बात, एक मुल्क का नाम भी है मिकाओ। बिल्कुल। और वहां पे जो तैनात अमरीकी सफीर था उस तक मिकाओ का एक सकाफती ताइफा पहुंचा अमरीकी वीजे के हसूल के लिए। तो अमरीकी सफीर ने उस ताइफे में शामिल एक रक्कासा के साथ कोई नाजेबा गुफ्तगू की, जिस पर उस रक्कासा ने अपनी हुकूमत से शिकायत की, बगैर किसी जांच पड़ताल के, बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के, बगैर किसी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट देके फौरी तौर पर मिकाओ की हुकूमत ने उस अमरीकी सफीर को मुल्क बदर कर दिया था। हाय 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 हाय, इतना सा मुकाओ है, जैसे कहते नहीं कि फटाफट मुकाओ यार, इतना सा मुल्क है बस। और इस वाक़े को तुम जरा हिंदुस्तानी पर्सपेक्टिव से देखो, उनके लिए एक और इंतहाई रोशन पहलू इस वाक़े से निकलता है कि उन्होंने अब पब्लिक सेंटिमेंट्स का ख्याल किया, अपनी आवाम की ख्वाहिशात को मुकद्दम जाना है। इससे पहले भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के साथ, पाकिस्तानी सेनेटर्स के साथ अमरीकी एयरपोर्ट्स पर जो सलूक रवा रखा गया उस पर तो हम कई बार बात कर चुके हैं। इवन ये कि हिंदुस्तानी वज़रा के साथ, हिंदुस्तानी जो अरकान पार्लियामेंट है उनके साथ भी बदसलूकी की गई है अमेरिकन एयरपोर्ट्स पर, लेकिन हिंदुस्तानी हुकूमत ने कभी भी इस अंदाज में रिएक्ट नहीं किया जिस तरह उन्होंने आज रिएक्ट किया है, सिर्फ इसलिए कि उनको ये एहसास था कि शाहरुख खान उनके करोड़ों अवाम के दिलों पर राज करता है। यहां पर पब्लिक सेंटिमेंट्स का मामला था और इसलिए उन्होंने उसका ख्याल रखा है। हम अपने पब्लिक सेंटिमेंट्स का कितना ख्याल रखते हैं वो तुम्हारे सामने। वो यार पब्लिक सेंटिमेंट्स को तुम रो रहे हो या अमेरिका की बात कर रहे हो? अमेरिका को तो छोड़ो, मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया, वो अफसर है बहुत बड़ा तुम्हारी तरह, तुम जैसे हमारे एसबीआई के अफसर है ना, इस तरह वो भी एक महकमे का अफसर है। वो बता रहा था कि भाई जी साहब, ये 3 महीनों के अंदर अंदर इंग्लैंड ने सिर्फ लंदन से 650 जो स्टूडेंट है ना उनको वापस डिपोर्ट कर दिया। और कहता है कि जी वो बेचारे स्टूडेंट जो हैं उनमें एक बच्ची इधर आई है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, वो उसका बाप ऊंचा ऊंचा रोने लग गया, वो साइकिलों की दुकान बेचारा पंचर तक लगाता था, पता नहीं किस तरह उन्हें क्या बेच बेच के अपनी बच्ची की ख्वाहिश पूरी की कि मैंने लंदन पढ़ने जाना है। वो कहता है जी डिपोर्ट हो गई है। अब उधर वो जो लोग हैं, वो जो स्टूडेंट आ रहे हैं, वो बताते हैं जी कि कोई जुर्म शुरम नहीं, कुछ नहीं, ठीक भी थे, हर चीज ठीक, इधर से लगवा के भी जो जाते हैं ना, वो हमें फजूल सी बात पे कह दे तुम नौकरी कर रहे हो, तुमने ज्यादा नौकरी की है, इतने घंटे तुम्हें इजाजत है, तुमने इतने घंटे की, चलो वापस जहाज में बैठाओ। और कहता है कि तुम हैरान हो जाओगे सुन के कि मुझे एक बंदे ने बताया कि सिर्फ इंग्लैंड वाले इसलिए कर रहे हैं कि आगे ओलंपिक्स आ रहे हैं। हाँ, लंदन ओलंपिक्स शुरू हो रहे हैं, वो तड़ातड़ उधर से पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं, स्टूडेंटों को, बेचारों को जो 25-25 साल उम्र से भी छोटे हैं कई। और तुम हैरान हो जाओगे सुन के कि कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस तरफ कोई मेरा ख्याल तवज्जो भी नहीं होगी। उनको क्या पता है कि क्या हो रहा है स्टूडेंटों के साथ। और वो बता रहा था कि ना उधर श्रीलंकन, ना बांग्लादेशी, किसी को, ना इंडियन, किसी को नहीं वो छेड़ रहे, सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंटों को उठा उठा के ट्रक में डाल डाल के वापस भेज रहे हैं, चलो दौड़ जाओ यहाँ से। सर, हमारे हुक्मरानों को कौम के बेटे से ठोकरें खाते हुए नजर नहीं आ रहा? हमारे हुक्मरानों को अपने बेटों की पड़ी हुई है ना, जिनको बचाने की खातिर वो पूरे के पूरे महकमे तब्दील कर रहे हैं। उनको किसी ने कह दिया होगा ना, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपके बेहद इसरार पर हमारे साथ आज एक मरतबा फिर हैं वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद भाई। इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं आपको ये वाजे कर दूं कि मैंने वजारत इत्तलात और नशरियात से जान छुड़ा ली, इसलिए ज़रा आप ध्यान से इंटरव्यू कीजिएगा। चूँकि सिर्फ मेरी वजारत ही नहीं तब्दील हुई, फिरदौस आशिक आवान भी तब्दील हो गई। क्यों?
ये जो मैंने जबर का इतलात और नशरियात वक्त गुजारा है ना जी, इसमें मैंने बड़ा अपना कलेजा साड़ा है। ना किसी को आए, ना तू, ना फिटे मुंह, ना फ्लाइंग किक, ना कसून, सारा कुछ मैं अपने आप पे बर्दाश्त करती रही। और फिरदौस आशिक अवान को इन चीज़ों से रोकना ऐसे ही है जैसे कोई सवारी फुल स्पीड में जाती हुई शालीमार को हाथ दे के रोकने की कोशिश करे। और आपको पता है कि शालीमार ब्रेक लगाते लगाते भी 7-8 किलोमीटर ले जाती है। इसी तरह फिरदौस आशिक अवान भी हाथ रोकते रोकते 10-12 एंकर जख्मी कर देती है। डॉक्टर साहब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो सादा से सवाल पूछूंगा आपसे। ये शुरू में आप सहाफी लोग यही कहते हैं कि सादा से सवाल पूछेंगे। पहला सवाल पूछते हैं क्या हाल है आपका, और दूसरे सवाल पे ही बदतमीजी पे उतर आते हैं। बदतमीजी कौन सी की है आपके साथ? ये बदतमीजी होती है ना कि ये किसी को पूछ लेना कि करप्शन क्यों नहीं खत्म हो रही। इसमें बदतमीजी क्या है? तो किसी से पर्सनल सवाल पूछना बदतमीजी होती है। करप्शन पर सवाल पूछना पर्सनल सवाल होता है? और ये सवाल पर्सनल ही होता है जिदा ताल्लुक किसी दे पर्सनल होवे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रही हैं कि मैंने वजारत खुद छोड़ी है, जबकि हमारे पास इतलात ये है कि आपकी छुट्टी कराई गई है। ले छुट्टी करा दी मैं 7वीं च पढ़नी है। चंगा भले स्मार्ट वजीर आजम ने उन्होंने बाबा टली वजाण वाला बना दिते, छुट्टी करा दी। मैं किसी फैक्ट्री च फुटबॉल बनाउनी है, घुगू बज गया फैक्ट्री का तो छुट्टी हो गई। पर डॉक्टर साहब, हमारे पास तो ये इतलात है कि आपने पूरा जोर लगाया था कि आपकी वजारत बरकरार रहे। हाँ ले 10 जोर लगाया है। अड़िया तुम मीडिया वाले तो जानते हो कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जोर लगाए तो वजारत ना बचे। फिरदौस आशिक अवान तो जोर लगाती अगर तो वजारत उस्मा भी ले लेती। अच्छा। अल्लाह के फजल से पूरी पार्लियामेंट में मैं वाहिद मेंबर हूँ जो दांत के साथ काठा अखरोट तोड़ लेती। इसलिए मैंने नहीं कोई जोर शोर लगाया, मैं खुद ही छोड़ना चाहती थी वजारत इतलात और नशरियात। एवं फजूल ही झूठा हस हस के झूठियां तरीफा मीडिया दियां कर करके जबड़े दर्द करन लग पे ने मेरे। कारा ही हसे झूठे हासे, हद हो गई है। मेरे को नहीं होंदे लाले पोचे। डॉक्टर साहब, कायरा साहब इंतहाई मुदल्लल और शाइस्ता गुफ्तगू करने वाले आपके साथी हैं। नहीं जी, बड़ी शाइस्ता, क्या बात है। एहो जिहा वजीर एसएचओ नु फोन करके कह रहा हुंदा भाई जी जे मैनू गिरफ्तार ना करो तो मैं तेरा थाने एक काम वास्ते हाजिर हो जावां। बड़ा शाइस्ता, निरा आहिस्ता। एक बात याद रखना, वजीर इतलात को तेज ही होना चाहिए। एक वजीर इतलात और एक कुर्बानी की छुरी। अगर तेज ना हो तो बड़ा वक्त पड़ता है। अच्छा। कुर्बानी की छुरी तेज ना हो तो बकरा तड़पता रहता है, और अगर वजीर इतलात तेज ना हो तो एंकर फड़कता रहता है। गल करने वाली जी, मीडिया बड़ा जिम्मेदाराना काम कर रहा है, मीडिया बड़े अच्छे रास्ते पे चल निकला है, सहाफी मुल्क को बड़ी तरक्की दे रहे हैं। स्वात इकट्ठा एवं उतरे नीरी टेंशन एवं झूठा हस हस के इन्हां दे सामने जबड़े दर्द करन लग पे। दसो जिन्नू ढाई दी नाट बननी आ जाती वो एंकर बन जाता। ते उतरे ममान भी जो मुंह चावे बोली जाते ने, बंदा घरों कोई याद ही करके आ जाता। चलो दो बुराइयां कीतियां ने, कोई 2 तरीफा भी नाल कर छड्डो, मेरियां बुराइयां थैलियां च पा के बाहर निकल आउंदे। और डॉक्टर साहब, कोई तारीफ वाले काम भी तो करें ना। हाँ, तरीफ वाले काम करने, अग वाले कड़ी चो लंघ के वहावा तेनू, फिर तरीफा करेंगे कि बड़ी डाई मार दी है फिरदौस आशिक अवान, या बगैर करेलियां तो करेले गोश्त पका के वहावा, या 7 अप दी बोतल च नमक पा के इको साल च पीवा। किवें तरीफा करोगे जी तुसी? डॉक्टर साहब, मेरा मतलब था कि आपने सरकारी सतह पर कोई अच्छा काम किया होता अगर तो। हाँ, की अच्छा काम करा, केमिस्ट्री चो 100 चो 98 नंबर ले लवा, या जो बिजली आवे तो घर घर जाके मोमबत्तियां नु फूका मारा करा। बताए ना कौन सा अच्छा काम करूं, कौमी तराना पंजाबी जी याद कर लवा। चलें डॉक्टर साहब, एक वजारत गई है, आपको दूसरी वजारत मिल भी तो रही है ना? जुनैद भाई, वो तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, वैसे मुझे को वजारतों का शौक भी नहीं। हाँ हाँ, वो तो पता है हमें। मैं तो आवाम की खिदमत करना चाहती हूँ। अच्छा। ये वजारतें तो वैसे भी आनी आनी चीज है, आज मेरे पास है तो कल मेरे पास है, इसलिए मुझे वजारतों का कोई शौक नहीं है। जुनैद साहब, ये तो मेरी सहेलियां मुझे कहती हैं कि अड़िए फिरदौस वजीर जरूर बनना, तुम्हारे चेहरे पे ऐनक और कंधों पे वजारत बड़ी खूबसूरत लगती है।
नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। डिश ओ अजीजा, मुझे तो ना डराएं। डरो तुम तो हंस रही हो, मजे ले रही हो डांस के। ला जनाब, अजीजी के सांप निकलने लगे हैं। ऊपर से जरा शुरू होता। अभी जो भुट्टो साहब की बरसी हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उधर तकरीर फरमाई है। सही। इस तकरीर के हवाले से आपको बताऊं कि जरदारी साहब ने अपने बरखुरदार साहबजादे से कहा कि बेटे, वो जो तुमने तकरीर करनी है वो फलां बंदा जो है वो तुम्हें लिख के देगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि डैडी, आई एम गोइंग टू स्कूल इन इंग्लैंड। अंग्रेजी में कहा होगा यह है। उन्होंने कहा जी मैं जनाब इतना पढ़ा लिखा बंदा हूँ, समझदार हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हुआ हूँ, अब मैं तकरीर अपनी खुद लिखूंगा। जरदारी साहब ने कहा कि ओके चलो ठीक है, बच्चा सियाना हो गया, अच्छी बात है। सही। उन्होंने फिर भी एहतियातन कहा कि बेटे चलो जरा लिख लेना, तो करने से पहले मुझे पढ़ा लेना। अच्छा। लो जी, तकरीर उन्होंने लिख ली। जब तकरीर करने की बारी आई, बरसी वाला दिन आया, फोन कर रहे हैं जरदारी साहब बिलावल साहब को कि बेटा वो तकरीर पढ़ा लो, कौन सी लिख बैठे हो, पहले मुझे दिखा दो। उन्होंने कहा नहीं डैडी, ये अब आप जलसे में ही सुनेंगे, बरसी में ही जाके सुनेंगे कि मैंने क्या लिखा। बड़ा उन्होंने कहा मुझे पढ़ा लो। नहीं, बिलावल साहब ने कहा जी नहीं डैडी, उधर ही आप देखेंगे तकरीर क्या लिखी है मैंने और कैसी हुई है। और उन्होंने बगैर उनको पढ़ाए हुए वहां पे तकरीर कर दी, जिस पे जरदारी साहब फूले नहीं समाये। उन्होंने मथा चूम लिया अपने बेटे बिलावल का। उन्होंने कहा बेटा, आज तो तुम बिल्कुल अजीजी लगे हो, घुमा दे दो। उन्होंने ये कहा है? हाँ, उन्होंने कहा ऐसी अच्छी तकरीर की है। ये उन्होंने खुद लिखी हुई थी और उन्होंने किसी को दिखाई नहीं। ये चूंकि ऊपर की मुखबरी थी इसलिए मैंने पहले सुना दिया। लो जी, जो दूसरी मुखबरी आपको पेश खिदमत करके सुना रहा हूं, यानी डिश। हाय 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 हाय, ये को तो अपनी गुर्बत में बड़ा तरस आया। तुम्हें भी हल्का फुल्का आम शहरी होने के नाते कोई तरस आएगा अपने आप पे, बल्कि शर्मिंदगी होगी। लो जनाब, पिछले दिनों को चंद दिन पहले एक गुजरांवाला के एमपीए हैं इमरान खालिद भट्ट साहब, उनकी डकैती हो गई थी जी। 1 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी। ला जनाब, अब वो एक तो गुजरांवाला के ऊपर से भट्ट, ऊपर से एमपीए, ऊपर से नून लीग के। अल्लाह मेरे यार, इतनी डिग्रियां एक बंदे के पास। भजना उन्होंने शुरू कर दी। उन्होंने कहा डकैती तो मैं अपनी निकलवा ही लूंगा। लाहौर पुलिस की तरफ से तवज्जो जो होनी थी हुआ क्या कि वजीराबाद पहुंच गए जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब, सीएम पंजाब। उधर जब पहुंचे जनाब तो जस्टिस इफ्तिखार चीमा साहब जो एमएनए नून लीग के, उनके घर ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे मियां शहबाज शरीफ साहब कि इमरान खालिद भट्ट साहब ने कहा कि मियां साहब 1 करोड़ रुपए की डकैती हो गई है जनाब आपके एमपीए की, देखो ये। मियां साहब ने कहा है, फौरन बुलाया डीआईजी को, इधर आओ। ये एमपी और नून लीग के एमपी और ऊपर से भट्ट हैं और ऊपर से आपके गुजरांवाला के हैं और आप गुजरांवाले के डीआईजी हैं। आप भट्ट भी नहीं है, आप नून लीग पे भी नहीं है। मेरी हमदर्दियां इनके साथ हैं या आपके साथ? 1 करोड़ की डकैती हुई है, फौरन से पहले 3 हफ्तों के अंदर अंदर डकैती पूरी करके दो, वरना मैं पता ही ना मेरा। लो जी, डीआईजी साहब ने 2 बंदों की ड्यूटी लगा दी, एक एसएचओ सैटेलाइट टाउन और एक एसएचओ पुरानी सब्जी मंडी। उन्होंने कहा कि बाबूजी बात सुनो दोनों एसएचओ साहब, 3 हफ्ते के अंदर अंदर करोड़ रुपया इमरान खालिद भट्ट साहब को पहुंचाना। डाकू मिले या ना मिले, देखो तो सही आगे, डाकू मिलते क्यों नहीं। लो जी, दोनों एसएचओ हजरात ने अपने अपने इलाके के छोटे मोटे डिंगे सिद्धे ऊंचे लम्बे गिट्ठे मोटे सब जितने भी डकैत डकूत थे सारे जेब कतरे हर शय पकड़ ली। अच्छा। उन्होंने कहा बात सुनो, 1 करोड़ रुपया सारे इकट्ठा करके पहुंचा दो फटाट, नहीं तो बहुत डांगे मारेंगे आपको।
आगे से डकैती की इजाजत नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं, दोनों थानों के बाहर डब्बा भी रख दिया फंड इकट्ठा करने वाला, जो जो डाकू आई जाए, जेब कतराई जाए, उसमें फंड डालता जाए। लो जी, फंड इकट्ठा होना शुरू हो गया। 3 सारे हफ्ते थे। एक जो बड़ा डकैत ग्रुप था, उनके ये मेरे को 30 लाख रुपया था, उन्होंने देना था। उनके पास पैसे नहीं इकट्ठे हुए, उन्होंने आके ऐसा चुका कि सरकार पैसे नहीं इकट्ठे हुए, ये 31 लाख की गड्डी है, यही रख लें जनाब। यानी डाकुओं ने अपनी जेब से एमपीए साहब को 1 लाख रुपए दिए। जेब से कोई डाकू देता है? और क्या वो किसी की जेब से निकाल के ही देता है। जो डाकू होता है वो अपनी जेब से क्यों दे? 30 लाख उसके जिम्मे थे, 31 लाख दे दिए। लो जनाब, खुशखबरी ये है और इसमें मुखबरी ये है कि एमपीए साहब इमरान खालिद साहब का 1 करोड़ रुपया पूरा हो गया हुआ है। अब जो बाकी डकैत, चोर, चके, जेब कतरे हैं, अब वो अपना बेचारा नुकसान पूरा करने के लिए भाजनस कर रहे हैं शायद। अब तो उनको इजाजत है ना, ऑफिशियल इजाजत है, उन्होंने एमपीए को यार 1 ये करोड़ मैंने रुपए कहा यार, मैंने गुजराले भी जाना होता है, ऐसा तो कि तुम्हें ताकत का अंदाजा नहीं। क्यों इस तरह की बातें करते हो यार? मैंने नहीं, अगली मुखबरी नहीं सुना दे अजीज साहब, मुझे डर लगना शुरू हो गया। सुना देना, टाइम कम है अजीज साहब, मुखबरियां। इसको कौन डराया ना करे बीच में। अगली मुखबरी ये है, एक अहम शख्सियत के बड़े साहबजादे कहीं दोस्तों में बैठे हुए गपशप कर रहे थे। दोस्तों से कहने लगे कि यार ये अंदाजा लगाओ मेरी वैल्यू क्या होगी इस वक्त, कितना को थबल्टू यानी लोट, आई मीन टिक्कियां टाफियां कितनी को मेरे पास होंगी। किसी दोस्त ने कहा 200 करोड़, किसी ने कहा 400 करोड़, 800 करोड़ तक बोली पहुंची। अच्छा, उसके बाद जब उन्होंने अपना थबंटू बताए कि मेरे पास कुल कितने हैं इस वक्त, वो 800 करोड़ से कई गुना ये आधा थे। उस पे एक दोस्त को दंदल भी पड़ी, शुक्र है उसके पीछे बड़ा तकिया पड़ा हुआ था, वो गिरा है तो वो उसका सिर तकिए पे बच गया, बचा हो गया। अब इस सारी कॉमेडी फिल्म को उनका एक दोस्त अपने मोबाइल कैमरे पे शूट कर रहा था। हाय मेरे अम्माल का, शक्तियां नहीं हो तो 10 के नहीं आती ऐसे। अब ये बात जो है ना जी, ये वीडियो कैमरे वाली ये बाहर निकल गई हुई है। अब चंद एजेंसियों के लोग वो वीडियो फिल्म हासिल करने के लिए भाजनस कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो सबके लिए खैर ही मांगता हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे वो मोबाइल फोन किसी पानी वाली बाल्टी में गिर जाए। धमाल डालने के बाद दुआ मांगो। क्या मतलब? कुछ नहीं। नाज़रीन, हमें यह लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। होए होए, गरीब की भी क्या जिंदगी है। मुझे आजकल यही टेंशन खाए जा रही है कि और को साल 1.5 साल बाद ये मेरे ये को 750 बाल रह गए हुए हैं, ये उतर गए तो फिर मैं विग कैसे बनवाऊंगा? मैं तो स्कूटर भी बेचूं तो विग नहीं आएगी। क्योंकि तुम देखो ना, सारे सियासतदान और बड़े बड़े अमीर लोग, जितने भी कारखानेदार तगड़े लोग हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ये विग बनवाते हैं। मैंने कभी किसी से पूछा तो नहीं, मैंने इसी से अंदाजा लगाया कि विग महंगी बनती होगी जो तगड़े बंदे बनाते। कौन कौन सियासतदान विग लगाता है? पता नहीं कौन कौन लगाता है। शेख रशीद साहब और चौधरी निसार साहब तो नहीं लगाते, बाकियों का नहीं मुझे पता। अच्छा, तुम मेरे एक और सवाल का जवाब दो। तुम्हारे ख्याल में पाकिस्तान में ज्यादा मर्द विग का इस्तेमाल करते हैं या खवातीन, हेयर पीस या हेयर एक्सटेंशन भी? नहीं, ब्यूटी के हवाले से तो खवातीन ही ज्यादा कॉन्शियस होती हैं। हाँ, वही ज्यादा लगाती होंगी। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि पाकिस्तान में विग इस्तेमाल करने वालों में 80% मर्द है और सिर्फ 20% खवातीन है। शुक्र है जी। शुक्र है, जिनमें अजीजी साहब भी होंगे अगले 2 सालों तक। हालांकि मर्द जो है उनकी विग आमतौर पर 5,000 रुपए से 10,000 रुपए तक, और जो खवातीन की विग है वो 15,000 रुपए से 25,000 रुपए में आती है। ईमान से जनाब। अच्छा सर, वो जो एक्सटेंशंस होती हैं बालों को लेंथ देने के लिए, वो इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा, और वो बालों की क्वालिटी पे डिपेंड करता है और स्टफ पे डिपेंड करता है कि वो अगर इंपोर्टेड है तो वो और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। अच्छा जी, अगर ये जो इंपोर्टेड बाल होते हैं यानी अंग्रेज के बाल, इसकी एक्सटेंशन लगाने से बंदे को अंग्रेजी आ जाती है? दुनिया भर में ये जो विग इंडस्ट्री है, इसमें पिछले 10 वर्षों के दौरान 160% इजाफा हुआ है। अच्छा। और एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ बर्तानिया में इसकी जो ट्रेड है वो 65 मिलियन पाउंड से एक्सीड कर गई। हाय 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 हाय, यानी अंग्रेज इतनी तेजी से गंजा हो रहा है। और तुम्हें बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, वो ये कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ब्राजील ये उन मुल्कों में शामिल हैं, उन मुल्कों में सरे फहरिस्त आते हैं जहां से ये जो विग तैयार करने वाले मुल्क हैं
जिन मुल्कों से रॉ मटेरियल यानी बाल इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान में विग्स तैयार करने का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई कारखाना नहीं है। वो जो पहले इधर कारखाने चल रहे हैं उनको कोई बत्ती गैस नहीं मिल रही, ऊपर से विग कारखाना लगा के बेड़े गर्क कर। लेकिन हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान ने इस इंडस्ट्री से $1 बिलियन का ज़र मुबादला हासिल किया है और बांग्लादेश ने 2010 में 48 करोड़ टके कमाए। हाय 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 हाय, नहीं भाई जी इधर नहीं लग सकती ये वेग इंडस्ट्री। जितनी जितनी देर बिजली जाती है उतनी देर तो नवी वेग में जुएं पड़ जाती है। लेकिन हमारे यहाँ विग्स बनाने का कारखाना तो नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो इसका रॉ मटेरियल यानी जो बाल है उनकी खरीदो फरोख्त का पाकिस्तान एक बड़ा मरकज बन चुका है। और ये जो खाना बदोश है, और खाना बदोश भी और बड़े बड़े जो ब्यूटी पार्लर्स हैं वो यानी ये बाल सप्लाई करते हैं मुख्तलिफ डीलर्स को, और वो डीलर्स आगे से ये जो चाइनीज और कोरियन ताजर हैं इनको देते हैं और ये ट्रॉलर भर भर के, कंटेनर्स भर भर के खाम बालों के ये विग्स बनाने के लिए अपने अपने मुल्कों को भेजते हैं। और खाना बदोश जो है वो 1 किलो बालों के सिर्फ 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक चार्ज करते हैं। डीलर फिर इन कोरियाई और चीनी ताजरों से 4000 से लेकर 6000 रुपए फी किलो कमाता है। लेकिन जब 100 ग्राम बालों की एक विग तैयार होती है तो वो 5000 रुपए से ज्यादा में फरोख्त होती है। शाबाश, हम जाके उधर यानी अपना रॉ मटेरियल उतारने के पैसे देते हैं, बजाय इसके कि बंदा नाई से कहे कि भाई इतने बाल उतारे हैं, पैसे निकाल तोलो जल्दी से इधर अभी कितने ग्राम हुए हैं। हम आराम से जामद करा के अपना कितना रॉ मटेरियल उसे दे के पल्ले से पैसे भी दे के तो घर आ जाते। हाँ हाँ, हम तो गर्मियों में टिंडे बड़ी कराते हैं। अगर ईमान से हमें ये पहले पता होता कि यार ये रॉ मटेरियल जो हमारा ये उतार रहे हैं ये इतना महंगा बिकता है, हम भी पैसे चार्ज करने शुरू कर देते तो हमारे तो गलियों मोहल्लों में दरवाजों के आगे आगे नाइयों ने आवाजें लगाया करनी थी, 100 रुपए ग्राम पे टिंडे करा लो। अब तो ये इंडस्ट्री इसलिए भी बहुत बढ़ रही है कि ये जो कैंसर की बीमारी है ना, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इसमें कीमियोथेरेपी होती है, उसकी वजह से बाल झड़ जाते हैं। और जाहिर है वो मर्द हो या औरत हो, वो बेचारी जब कीमियोथेरेपी से बाल झड़ जाते हैं तो उसे विग की जरूरत पड़ती है। सही। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। ये इसलिए भी विगें बहुत ज्यादा बिकनी शुरू हो गई। वाकई अजीज साहब ये अब सिर्फ फैशन नहीं रह गया, लोगों की जरूरत बन गया। हाँ हाँ, ये एवं तो नहीं। अब ये जो जितने भी खाना बदोश है ना, ये दौड़ते फिरते हैं इधर उधर, देखते फिरते हैं नाइयों की दुकानों को, बड़े बड़े बालों वाले बंदों के पीछे फिरते रहते हैं। भाई जी कदों जामद करानी है। एक खाना बदोश मुझे बता रहा था, कहता है जी मैं गवर्नर हूं उसके भी चक्कर लगाता रहा हूं। मगर एक दिन फिर मुझे बाहर चौकीदार नहीं समझाया कि पुत्र हाय कावां दे घौंसलियां चो मास नहीं लभदा। अच्छा, ये विग की जरूरत गंजे को कब पेश आती है ये याद रखना, ये इनमें कभी भी नहीं इस तरह बाहर चलते फिरते उसे एहसास होता। जब नहा धो के बेचारा या शेव करने के लिए शीशे के आगे खड़ा होता है ना, हाय 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 हाय, फिर दुखी होके सोचता कि यार को विग मेकर दोस्त बना लेता तो अच्छा। अच्छा अजीज साहब, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। बरतानिया में अगर कोई खातून अपने बाल बेचना चाहे और उसकी लेंथ जो है वो 17 इंचेस हो ना, तो वो कम से कम 100 पाउंड के बिकते हैं। हाय हाय हाय, देखो बरतानिया में बाल कितना महंगा, और इधर बाल बच्चा खज्जल हो रहा है गरीब। नाज़रीन, हमें ये लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। खैर अजीज साहब, ऐसी भी कोई बात नहीं है, आप पहली खबर सुनेंगे ना तो आपको चल पता जाएगा। जी जरा चल पता जाए, मुझे सुनाए खबर। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 4 साल के दौरे हुकूमत में अपने सवाब दीदी फंड से 110 अरब यानी रोजाना 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए। ओ मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के। हाय 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 हाय, अब सुनाओ। देखो मेरे मुर्शद ने सवाब के कामों पर रोजाना 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए। सवाब के कामों पे नहीं, अपने सवाब दीदी फंड में से खर्च किए। तो सवाब दीदी फंड वही होता है ना जिसमें सवाब नजर आए। सवाब दीदी फंड वो होता है जो अपनी सवाबदीद पर वजीर आजम खर्च कर सकता है, अपनी मर्जी से अपनी डिस्क्रिप्शन पर खर्च करता है। 7.5 करोड़ रुपया रोजाना जनाब, मेरे मुर्शद अपनी मर्जी से खर्च करते रहे जी। 7.5 करोड़ क्या दफ्तर बंद करके तो जाके चन्न पे सोते थे। कि यार बेचारी अम्मा चरखे वाली ऊपर कल्ली है, उसकी रोटी बांध दो मैं ले जाऊं उधर। या रोजाना कुतुब शुमाली से बर्फ वाले गोले खाने जाते हैं, या सराहने थले 7.5 करोड़ रख के सोते हैं, उठा लेता है।
या 16 करोड़ रुपया जेब में डाल के निकलते हैं तो कोई जेब कटी जाती है, फिर वापस आके करोड़ रुपया लेके जाते हैं, फिर जेब कटी जाती है। 7 कुआरी जब जेब कटा के मुंशी के पास जाते हैं, वो कह देता है शाह जी और 50 लाख ही रह गया जी। किस तरह 7.5 करोड़ होता है, बताओ भी तो सही ना। भाई 7.5 करोड़ का मुद्दा डाल दिया मेरे मुर्शद पे। और भाई तुम्हारे मुर्शिद पाक ने 110 अरब रुपए तरक्याती कामों पर खर्च कर दिए हैं अपने स्वामी फंड में से। सदके जाऊं, तरक्याती देखो काम किए हैं मेरे मुर्शद ने। जी जी। वैसे कहाँ की है मुझे क्या पता, तलाश करो। ये देखो ये तंज क्या कह रहा है, कहाँ खर्च कर दिए हैं यार, मुल्तान से मरीज तक की सड़क बना दी है उन्होंने। तुम अरबों की बात कर रहे हो, मेरा ये तो अभी तक 7.5 करोड़ रोजाना पे फंसा हुआ है। किस तरह इतना पैसा रोज लग सकता है यार। वजीर आज़म हाउस रोज आके नवा बनाते हैं या 7.5 करोड़ रुपए के पकौड़े बना के बांटते थे। 7.5 करोड़ के पकौड़े? हाँ, ये मेथी और अनारदाना बीच में डाले तो बहुत पैसे लगते हैं। एतजाज हसन ने कहा है कि वजीर आजम को अडयाला जेल भेजने की सजा हुई तो अमल दरामद होगा। हेलो पढ़ो, ये एतजाज हसन साहब ने कहा। जी। हेलो, जिन पे तकिया था वही बंदे सजा देने लगे। इस तरह के जो इंटेलिजेंट वकील होते हैं ना, वो 3-4 तारीख पे सूरत हाल समझ जाते हैं, फिर वो अपने मोकल से इस तरह की बातें करते हैं। वैसे ये जो 14 साल कैद होती है ना, ये असल में 7 कुछ साल ही होती है। जेल में वैसे अब हालात भी बदल गए हुए। सुना है किसी मुखैर आदमी ने वहां पे पखे शखे भी लगवा दिए। अब तो इस गवर्नमेंट ने खाना बहुत अच्छा पकवाना शुरू कर दिया। 2 दिन मेरा ख्याल है चिकन होता है और 1-2 दिन मेरा ख्याल है मटन भी होता है लाजमी। बड़ी सूरत हाल बदल गई हुई है। अब तो डॉक्टर बड़ा अच्छा चेक करते हैं, वहां पे ड्यूटी देते हैं पूरी। कुरान हिफ्ज़ अगर आप कर लें तो 2 साल कैद, वो भी माफी है। और अगर मैट्रिक कर लें उसकी भी माफी है, FA करें उसकी भी माफी है, BA करें उसकी भी माफी है। मलामलू के कुछ 7.5 महीने ये भी बनते हैं। और तुमने तो माशाल्लाह MA किया हुआ है, तुम तो ये तीनों इम्तिहान ऐसे पास करोगे। मोकल बेचारा आक के कह देता वकील साहब फिर मैं ताड़े लो इनकार ही समझेंगे। हमजा शहबाज ने कहा है कि अगर इक्तिदार मिला तो पहले 100 दिन में सख्त फैसले करना पड़ेंगे। हाय 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 हाय, हमजा शहबाज साहब, सरकार और कितने कुछ सख्त फैसले करने हैं हजूर। बहुत आदत पड़ गई हुई है इस अवाम को सख्त फैसलों की। अब तो जैसे SHO नहीं पहले 3-4 छित्र मारते, उसके बाद कांड सुन्न हो जाती है। पहले 4 छित्रों का ही जनाब दर्द होती है, उसके बाद तो पता भी नहीं चलता कि कितने बज गए और कितने रह गए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये अवाम जितनी सख्तियां बर्दाश्त कर चुकी है, इससे ज्यादा आप कितने कुछ सख्त फैसले कर लेंगे जी। क्या फैसला करेंगे जनाब? जो बकरे का गोश्त लेने जाएगा अपना गोश्त दे के बकरे का गोश्त लेगा, या सब्जी लेने जाएंगे तो दुकानदार 1.5 घंटा कान पकड़ा के फिर 1.5 किलो आलू देगा, या बिजली इतनी महंगी हो जाएगी जी कि खबरें आएंगी भगवानपुरे में एक शख्स बिजली के बिल के साथ लग के हलाक हो गया। या डाकू अपने क्लाइंट को फोन करेगा, यार आधा घंटा हो गया मैं पिस्तौल लेके काली रोड पे खड़ा हूं, तुम घर से ही नहीं निकल रहे, जल्दी से गुजरो इस सड़क से। ये सारा कुछ तो अवाम पहले ही तमाशा देख रही है जनाब। और ये जो दूसरा आप कह रहे हैं कि अगर इक्तदार मिला तो ये 4 साल से पंजाब में आपको जनाब खांडाला लच्छा नहीं मिला हुआ, इक्तदार ही मिला हुआ है। ये हूटर वाली गाड़ियां और 10-10, 12-12 गनमैन उसी वक्त ही साथ होते हैं जब इक्तदार मिला होता है। सही। और ये पुलिस वाले इतने सके किसी के नहीं है कि साथ दौड़े फिरे हमें। इक्तदार पास ना हो जनाब तो सिपाही को आवाज मारे ना, सिपाही को भाई जी गल सुनना, वो आगे से कहता है तू इधर आ जा, तुझे बेड़ियां लगी हुई हैं या हड्डी पे फोड़ा निकला हुआ है तुम्हें। अब बंदा उसे ये भी नहीं पूछ सकता कि भाई जी हड्डी पे तो कभी फोड़ा निकलता ही। और जब इक्तदार पास ना हो तो बंदा आवाम रह जाता है, और जो आवाम होती है वो 6 घंटे में 6 नाकियों पे चेक होती है। और ये कुछ दिन पहले जो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी चंद सख्त फैसले किए हैं आपने, उनमें से एक फैसले पे भी अमल हुआ है जनाब। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, एनर्जी कॉन्फ्रेंस। हाय हाय हाय, अब तो गिलास भी 12 आने का नहीं मिलता। हमजा शहबाज शरीफ साहब, अगर आप पहले शुरू के 100 दिनों में कोई अच्छा फैसला नहीं कर सके तो ये आखिरी 100 दिनों में कोई अच्छा फैसला कर ले, अभी टाइम है आपके पास। लाहौर शादी की एक तकरीब में 1 डिश की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का छापा,
तोड़फोड़ के इल्जाम में एसएचओ सब्जाजार समेत 70 एहलकारों के खिलाफ मुकदमे का हुक्म। हुन दसो पुलिस ते की वक्त आ गया तो जरा 70 पुलिस वाले फाड़ लेने अगले ने फिर तुसी कहंदे हो कि जी काम नहीं करते किथे काम करी यार काम किथे करिए कुछ था होवे तो काम करिए ना वन डिश के खिलाफ वर्जी की थी ना लोगों ने मैं दारद लैके गया मैं चलो छापा मारे है कोई एडी जल्दी भी नहीं की मैं यार पहले चेक कर लवो ये 16 डिशां जड़ियां पईयां ने कोई ना होण किधरे आराम से बैठ के चेक किया मैं कुर्सियां रखो भाई अल्लाह तेनू बाया सदीक एएसआई नाल सी मैं बैठो भाई सदीक बैठ यार बैठ आराम नाल पहले मैं पहली डिश चेक की है हड्डी वाली बोटियां भी देखियां ने सादियां भी देखी है गोल बोटी भी देखी फिर दूसरी चीज चेक की है फिर उन्होंने भी तसल्ली नाल 1.5 घंटा बैठ के खादा उन्होंने आराम नाल फिर अगली डिश देखी है उन्होंने भी आराम नाल बैठ के तसल्ली नाल खादा अच्छा 16 डिशां चेक करके मैं शायद मैं ही गलत हुआ हो सकता है मैं भी इंसान हां मैं सदीक नू भी कहा है एएसआई नू भी मैं पुत्र तो आप चेक कर जरा मेरे को गलती ना हो चेक कर सकते 16 ने चेक की है ओदे ते भी मैं यकीन नहीं किया अल्लाह ते तेनू मैं कहा अल्लाह ते तू भी चेक कर भाई कर आराम ना तसल्ली ना चेक कर पुत्र 6-7 दिन हो गए तू कुछ चेक नहीं किया अज कर राज भी चेक कर उसके बावजूद मैं सोचा कि यार किसी ने ज्यादती ना हो जाए हालांकि मेरी अल्लाह जानता है चेकिंग की गुंजाइश नहीं सी इत्थों तो तक तो मैं पहले चेक कर चुकी है मैं रीचेकिंग की है मैं यार करी फिर मैं चेक कराओ रखो सारियां फिर तो फिर छापा मारे ने फिर गिरफ्तार की ते अगले कहंदे जी इन्हां नूं गिरफ्तार ओ तगड़ा बंदा भाई जी जिस किसी तगड़े बंदे ते घर छापा मारो ना ओ समझो तुसी आप फड़े गए हो और देखो इल्जाम की लाता है सचवा मैं तो तोड़ फोड़ का इल्जाम लगता की तोड़ फोड़ करती यार एक लेग पीस तोड़े लेग पीस चलो तोड़े तोड़दा ते हो गया जी इल्जाम फोड़िया की यार की फोड़ लिया लो दसो फोड़िया की जरा भी सुन लवो ठूठियां चेक की मैं खीर वालियां 10-12 ठूठियां चेक की मैं मेरे को नहीं चेक हुई है मेरे ज़हन च आया अल्लाह ने तेरे टेंड कराई सी मैं उसके सिर के उत्ते रख के फोड़ी है एक फोड़ी है बस एवं मैं कहा चलो ठा दा मजा लवो यार हद हो गई हुण पुलिस ठा दा मजा भी नहीं लै सकती यार होए 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 नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल खुश रहे खुश रखे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह हाफिज़।